अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। ना लाखों की तनख्वाह, ना पेट भर मरात, ना ही बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, न शानदार प्रोडक्ट्स के भारी भरकम इश्तिहारात, ना ही गैर मुल्की कोचेस, ना आलमी मयार की सहूलियात। इसके बावजूद वो आया, उसने फेंका और फतह कर लिया। ये वो कामयाबी है जिससे यकीनन सारे पाकिस्तान को गूज बम्स हो रहे होंगे। अरशद नदीम ने वो कर दिखाया है नाज़रीन, जिसका ख्वाब देखना ही शायद हमने छोड़ दिया था। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल दिलवा दिया है। ऐसी कामयाबी का तो किसी ने गुमान ही नहीं किया था। 92.97 मीटर फासले पर नेज़ा फेंक कर अरशद नदीम ने न सिर्फ 32 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में मेडल टेबल्स पर वापस लाए हैं, बल्कि ओलंपिक्स में ही इनफरादी मुकाबलों में तमगे का 40 साल का इंतज़ार, तवील इंतज़ार भी एक ही झटके में ख़त्म कर दिया है। अरशद नदीम ओलंपिक्स की तारीख में इनफरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। अरशद नदीम की ये शानदार जीत की कहानी जो है ना, वो यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। अरशद की 92.97 मीटर की थ्रो ने ओलंपिक्स की तारीख में नया रिकॉर्ड भी बना डाला है, और यही फासला खुद उनके करियर की बेहतरीन कारकर्दगी के साथ साथ दुनिया में अब तक फेंके जाने वाली जेवलिन थ्रो की रिकॉर्ड बुक में 6ठी पोजीशन पर जा लगा है। अरशद नदीम का रिकॉर्ड फासले पर फेंका गया नेज़ा सिर्फ गोल्ड मेडल स्पॉट पर नहीं लगा है, पेरिस में रकम हुई है। इस तारीख ने हज़ारों मील दूर टीवी के सामने बैठे करोड़ों करोड़ों पाकिस्तानियों के जज्बात का जो बंद है ना, वो भी तोड़ दिया है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर अरशद नदीम का नाम टॉप ट्रेंड बन गया है। पंजाब हुकूमत ने 10 करोड़, सिंध हुकूमत ने 5 करोड़ इनाम का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म हाउस में भी मुकाबला देखा गया बराह रास्त। राना मशहूद इस जीत का क्रेडिट वज़ीर आज़म के विजन को देते रहे। 90 से ऊपर सर, बहुत मुबारक हो सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है सर, आपने मौका दिया। नाज़रीन, दुनिया की एक तल्ख हकीकत है, कामयाबी का क्रेडिट लेने हज़ारों आ जाते हैं, लेकिन जब सहूलियात की ज़रूरत थी, उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत थी उन्हें यहाँ तक कि जेवलिन ख़रीदने के लिए वो फरियाद कर रहे थे, उस वक्त कहाँ थे सब। अभी तो वो उस्मान बुज़दार के साथ भी तस्वीर चलवाई जा रही हैं। खैर, क्रिकेट की तरह जेवलिन थ्रो में भी पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला नदीम और नीरज ये तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। इससे पहले भी मुख्तलिफ इवेंट्स में दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ तो सरहद के दोनों तरफ इसकी तारीफ़ हुई। कल भी जब इस पाक इंडिया हाई वोल्टेज मुकाबलों के हवाले से सवाल हुआ तो अरशद नदीम ने यहाँ भी शानदारमैनशिप का मुजाहरा करते हुए इस सवाल का बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। सुनिए। अच्छा नाज़रीन, मुकाबले से पहले और फिर इस जीत के बाद भी नीरज और नदीम दोनों की वालिदा ने जो बयानात दिए ना, उसने भी दिल जीत लिया है। अच्छा नाज़रीन, कुछ ज़रा हिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं। ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा जो मेडल 1992 में हासिल किया था, जब बार्सिलोना ओलंपिक्स में पाकिस्तान कांसी का तमगा जीतने में कामयाब हुआ था, और आखिरी मरतबा गोल्ड मेडल भी 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हॉकी टीम जीत कर लाई थी। इनफरादी मेडल्स की बात करें तो यहाँ 1988 में बॉक्सर हुसैन शाह ने स्वेल ओलंपिक्स में कांसी यानी ब्रॉन्ज, और उससे पहले 1960 के रोम ओलंपिक्स मुकाबलों में फ्री स्टाइल रेसलर मोहम्मद बशीर भी पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाए थे। यूँ ओलंपिक्स की तारीख में आज तक पाकिस्तान के मजमूई मेडल्स की तादाद 11 हो गई है। 4 गोल्ड मेडल्स हैं, 4 ब्रॉन्ज हैं, 4 चांदी के 3 मेडल्स शामिल हैं। 11 में से 8 मेडल्स हॉकी और बाकी 3 जेवलिन थ्रो, रेसलिंग और बॉक्सिंग में जीते गए हैं। लेकिन आज 32 साल बाद अरशद नदीम, आपने मुश्किल वक्त में, मसाइल के दौरान, महंगाई के तूफान के दरमियान पाकिस्तान की 77वीं जश्न आज़ादी की खुशियों का जो मज़ा है ना, वो दोबाला कर दिया है। और आपने, पाकिस्तानी अवाम आपकी बेहद शुक्रगुजार है, बेहद मशकूर है, और आपकी इस शानदार कामयाबी पर एक बार फिर दिल से पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने का दिल चाहता है। मेरे साथ इस वक्त शाहिद नदीम मौजूद हैं, जो कि अरशद के भाई हैं, उनकी वालिदा साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपकी वजह से, आपके बेटे की वजह से आज पाकिस्तान की आवाम जो है ना, वो बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशन मना रही है।
सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बेटे की ये बहुत बड़ी कामयाबी है और ये आपके बेटे की कामयाबी पूरी कौम की कामयाबी है। सारा पाकिस्तान यकज़बान हुआ है। आप बताइए क्या कैफियत थी आपकी जब आपने देखा वो मंजर, जब आपने देखा अरशद ने जब थ्रो किया और उसके बाद जब पता चला कि ये तो हाईएस्ट थ्रो गया है। खैर बीमार है बेटा, तनु ही बीमार है और मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की भी शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं की और मैं भी अपने बेटे के लिए दुआएं की और मैं दुआएं करती रही और मेरा बेटा माशाल्लाह मेडल जीता और मेडल जीत के वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा लहराया। अच्छा मुझे ये बताइए, ऐसी सिचुएशन जब होती है तो कोई भी बड़े से बड़ी शख्सियत, बड़े से बड़ा इंसान, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने माँ बाप की कि वो गले लगा कर एक दफ़ा दिल खोल के अपनी खुशी का इजहार करे, रोए। और हमने देखा भी जब अरशद को ये कामयाबी मिली तो उसके बाद वो वहाँ पर भी रो रहे थे। बात हुई आप लोगों की, क्या जज्बात थे उनके, क्या कैफियत थी उनकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अर्शद भाई से बात हुई है तो बड़ी हमें फ़ख्र महसूस हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने गोल्ड मेडल जीता। तो बहुत खुश थे और फ्रेश बैठे हुए थे और जब वालदा ने बात की है तो मैं भी साथ ही था तो खुशी के मारे उनके आंसू आ गए हैं फिर से। जैसे वो ग्राउंड से बाहर आए तब वो थोड़े से रोते हुए नज़र आए, तो ऐसे भी वालदा के सामने रोए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं थी और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं की वजह से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल जीता है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ओलंपिक्स का रिकॉर्ड। अच्छा अरशद की वालदा ज़रा मुझे बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हाई वोल्टेज होता है, तो यहाँ पर जेवलिन थ्रो भी जो है ना वो अरशद और नीरज की वजह से तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। कल भी जिस तरह से उनकी वालदा का भी स्टेटमेंट आया, आज भी नीरज के पेरेंट्स ने कहा कि जो अरशद हैं वो भी उनके बेटे की तरह हैं। कैसा फील किया आपने खातून? जी अल्हम्दुलिल्लाह नीरज चोपड़ा भाई बहुत अच्छे इंसान, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है तो हम उनके लिए दुआ गो कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो अच्छा प्लेयर है और अच्छा खेलता है और हम उनके लिए दुआ गो कि वो अच्छा खेले। तो हर एक प्लेयर का एक दिन होता है, तो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अर्शद भाई का दिन था और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छी थ्रो किया, अच्छा फेंका है, तो हम उनको मुबारकबाद पेश करके हमें खुशी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अर्शद टीम और एशिया में दो लड़के थे जो हमारे एशिया में गोल्ड और सिल्वर हुए। अच्छा मुझे ये बताइए, आज जब ये इतनी बड़ी जीत है कि इसे हम सब, पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, हम सब खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो फिर सरकारी सतह पर ऐसा हुआ है कि कोई 10 करोड़ की इनामी रकम का ऐलान कर रहा है, कोई 5 करोड़ की इनामी रकम का ऐलान कर रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर क्रेडिट्स भी लिए जा रहे हैं। आप ये बताइए कि जिस वक्त वो तैयारी कर रहे थे और ओलंपिक्स में जाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त कौन था जिसको यकीन था अरशद पर कि वो कर गुजरेंगे जो वो करने जा रहे हैं, और उनकी सपोर्ट भी थी अरशद को? जी अल्हम्दुलिल्लाह देखा है सहूलियात थी, लेकिन इतनी नहीं सहूलियात थी जैसे एक वर्ल्ड लेवल के प्लेयर को दी जाती है। जैसे आप देखें कि चोपड़ा भाई हैं और पीटन है, जैकब वगैरह, उनको जैसे फैसिलिटी मिलती है जैसे क्रिकेट वालों को भी दी जाती है, ऐसे तो नहीं थी। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अर्शद भाई ने मेहनत की है और अच्छी परफॉर्म किया। तो मैं इसलिए हुकूमत से अपील करता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है। अगर आप जैसे क्रिकेट को सपोर्ट की जाती है, अगर आप ऐसे और गेमों को भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मेडल नहीं कई मेडल आ सकते हैं। अच्छा शायद मुझे ये भी बताइए कि अरशद ने जेवलिन थ्रो खेल रहे हैं वो, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्रिकेट भी खेला और फिर छोड़ भी दिया। वैसे जो हमारा हाल है क्रिकेट में, अच्छा ही किया छोड़ दिया, लेकिन वजह क्या थी इसके पीछे, क्यों छोड़ा उन्होंने क्रिकेट को? जैसे कि हमारी फैमिली, हम 7 बहन भाई हैं और मेरे वाल साहब मिस्त्री थे, तो उस टाइम क्रिकेट का अर्शद भाई को बहुत शौक था। वैसे तो हम पांचों भाई अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स मैन हैं, अच्छी गेम कर लेते हैं जिसमें भी खेलें। तो अर्शद भाई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा और पंजाब लेवल तक उन्होंने क्रिकेट खेली है। तब घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि हम अर्शद भाई को अफोर्ड कर सकें और उनका अच्छा खिला सकें, तो इसलिए बड़े भाई एथलेटिक्स फिर करते थे। उन्होंने कहा कि आप क्रिकेट छोड़ें, हम क्रिकेट में नहीं जा सकते, हमारा लेवल नहीं है, आप वो गेम करें जो आप खुद खेलें, अपने बलबूते पे जाएं, ताकि हमें भी आपको इतनी सपोर्ट ना करनी पड़े। तो अर्शद भाई ने फिर अल्हम्दुलिल्लाह एथलेटिक्स में आए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा खेलना शुरू किया पाकिस्तान में। जब वो उन्होंने विन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बढ़ते गए और देखो कि उन्होंने का ओलंपिक्स में नाम है।
और जिस वक्त हम बात कर रहे हैं आपसे, ये खूबसूरत मंजर भी है कि जब वो गोल्ड मेडल जिसकी खुशी आज सारा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, वो इस वक्त अरशद के सीने पर सजा हुआ है, पहन चुके हैं वो इस गोल्ड मेडल को, और अब वो जो हॉल में लोग मौजूद हैं उन्हें दिखा भी रहे हैं। आखिर में मैं अरशद की वालिदा से ये जानना चाहूँगी कि कुछ कहना चाहती हैं आप वज़ीर आज़म साहब से या हुकूमत पंजाब से, कुछ बात करना चाहती हैं, कोई डिमांड करना चाहती हैं? आज दिन है आपका, प्लीज़ कहिए। जी, मैं हुकूमत से ये अपील कर रहा हूँ कि हमारा इधर अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड का उन्होंने मंजूरी दी हुई थी, तो तकरीबन 2 साल को अभी तक वो नहीं बना। ताकि अरशद भाई भी इधर आते हैं, उनको दोस्त कहते हैं कि आप सर इधर आते हैं कि हम खुशकिस्मत है कि हमें इतना बड़ा प्लेयर मिला है, तो आप इधर अकेडमी हो, प्रॉपर ग्राउंड हो, ताकि अरशद भाई खुद भी ट्रेनिंग कर सके। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जेवलिन प्लेयर हूँ, मैं नेशनल लेवल तक अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर रहा हूँ, तो खेल भी रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं हुकूमत से अपील करता हूँ ताकि गांव लेवल से प्लेयर निकलते हैं तो आप गांव लेवल में एकेडमियाँ बनाएं, ग्राउंड बनाएं, तो उधर अच्छा खेलें और खेल कर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे आज की जो तारीखी कामयाबी है, जो कुछ आज हो रहा है, यानी कि हुकूमतों की तरफ हुकूमत की तरफ से या वज़ीर आज़म साहब की तरफ से या दीगर लोगों की तरफ से जितनी सपोर्ट की जा रही है, जितना खुशी का इजहार किया जा रहा है, क्या ही अच्छा हो कि ये जीत से पहले भी अगर उसी तरह से सपोर्ट किया जाए तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, कदम कदम पे यहाँ टैलेंट मिलता है। बहरहाल प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे। कहा जाता है कि जज नहीं, जज के फैसले बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब फैसला आ जाए तो फिर सियासतदान बोलते हैं। जिन फैसलों पर खुशियां मनाई जाती हैं, आईन और कानून की बालादस्ती के गुन गाए जाते हैं, फिर वक्त गुजरने के बाद उनमें साजिश नजर आने लगती है। अब पीपल्स पार्टी को ही देख लीजिए, उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज तवील खामोशी के बाद पार्लियामेंट में उन्होंने गुफ्तगू की, और जो उनके तीरों का रुख था वो अदलिया की जानिब था। उन्होंने PTI से इंतखाबी निशान वापस लेने के फैसले पर सवाल उठाते हुए एक मुर्दार सियासी जमात को इलेक्शन से एन पहले फायदा दिया गया, और ऐसा फायदा दिया गया कि जिससे पूरी जमात ही मोबिलाइज हो गई। This is a crisis of the judiciary, by the judiciary and for the judiciary. कायदे इस बेख्तलाफ से पूछे, क्या मैंने आपका बल्ला चीना था? क्या मैंने आपको कहा कि आपके इलेक्शन गलत है? इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात, जिनका इलेक्शन का कैंपेन का ना सरो पैर था, इनको ऐन वक्त में ऐसे फायदा दिया कि पूरा जमात जो है वो मोबिलाइज हो गया। आखिरी वक्त में ये फैसला लेना, उसका सियासी असरात भी थे। अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर, असल में हमने ये कहा ही नहीं, असल में ये है जो इन्होंने मांगा भी नहीं, आईन और कानून में गुंजाइश भी नहीं। हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दे ये सीटें जैसे ये टॉफी है। हालांकि नाज़रीन, हुकूमत में शामिल तमाम जमातें तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन जाने पर दलाइल दे रहे थे। आज साजिश लग रही है उन्हें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तकरीर पर रद्द-ए-अमल दिया। कहा कि बिलावल भुट्टो ने यह तकरीर खुद नहीं की है, बल्कि उन्हें इस लंबी तकरीर की हिदायत कहीं और से ही आई है। बिलावल भुट्टो जरदारी बावजूद इसके कि वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुका है, उसने जो लंबी तमहीद बांधी है, मेरा ख्याल है किसी परेड ग्राउंड में उसे कोई इंस्ट्रक्शन आई होगी, आके उसने यहाँ पे तकरीर झाड़ दी है। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का मामला भी किसी करवट बैठता नजर नहीं आ रहा है। हुकूमत किसी सूरत मखसूस नशिस्तें PTI को देने के लिए तैयार नजर नहीं आती है। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। सुप्रीम कोर्ट से भी अब तक मखसूस नशिस्तों का तहरीरी फैसला सामने नहीं आ सका है, लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने पेंशनर्स केस का फैसला जारी करते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले महज सिफारिशात या एडवाइजरी पर अमल दरामद के लिए नहीं होता, बल्कि हर सूरत यकीनी अमल दरामद होगा। जमहूरियत में कानून की हाकमियत सिर्फ एक उसूल नहीं, बल्कि वो बुनियाद है जिस पर हुक्मरानी की कानूनी हैसियत टिकी होती है। शख्सियात या इदारों के पास अदालती फैसले पर अमल दरामद के अलावा कोई चारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को बतौर एपेक्स कोर्ट के आईनी तशरीह, इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नज़रअंदाज या अमल दरामद में ताख़ीर करना आईनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस फाई ने भी मरगला नेशनल पार्क केस में बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मरगला नेशनल पार्क जैसे कौमी सासे का तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म दिया, लेकिन अदालती हुक्म के बाद चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड के ओहदे से हटा दिया गया।
वाइल्ड लाइफ को वजारत दाखिला के मातहत कर दिया गया। क्या नेशनल पार्क की देखभाल करना वजारत दाखिला का काम है? पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दी ख़त्म कर चुके हैं, जो अब ये पार्क भी यही देखेंगे। तालीम और सेहत समेत सब कुछ वजारत दाखिला को दे दें। हुकूमती इक़दामात से अदालती फैसले को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया है। अटॉर्नी जनरल, आपको इल्म ही नहीं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम में इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक़ वफाक़ी वज़ीर हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका फवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, बिलावल की तकरीर ऑब्वियसली सुनी होगी आपने। काफ़ी दिनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश थी, लेकिन आज जब बिलावल बोले हैं तो उनके जो तनकीद के निश्तर थे वो अदलिया की जानिब थे। कह रहे हैं कि बल्ले का निशान लेकर एक जमात को फ़ायदा पहुंचाया गया है, मुर्दार जमात में जान डाल दी गई है। ये क्या हुआ है? अचानक पीपल्स पार्टी को खामोश थी और फिर अचानक से जब आई है मैदान में तो इतने खुलकर और डायरेक्ट अदलिया पर। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो हुकूमत है उसने फैसला किया कि जो मुल्क में मुआशी बहरान है वो काफ़ी नहीं है, मुल्क में सियासी बहरान काफ़ी नहीं है, तो लिहाजा अदालती बहरान होना चाहिए ताकि कोई रौनक लगे। इतनी बोर मामला चल रहे हैं, लिहाजा हुकूमत ने फैसला किया कि हम अदालत को जाके टक्कर मारें। ये जो ट्रायंगल चल रही थी एक, जो समझिए कि इमरान खान और हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट का चल रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको दो तरफा लड़ाई के बजाय इसको ट्रायंगुलर फाइट में तब्दील करते हैं, और उन्होंने जाके जुडिशरी को अब इस फाइट का हिस्सा बना दिया है। अब जुडिशरी में जो इस वक्त हालात ये है कि वो तो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ेंगे, क्योंकि देखें ना, जुडिशरी को पता है कि अगर वो ये जंग हार गए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुकूमत लाना चाह रही है वो ले आई, तो उसके नतीजे में फिर बांग्लादेश में जो हसीना वाजिद के नीचे जुडिशरी थी और हमारी जुडिशरी में तो फ़र्क ही ख़त्म हो जाएगा। आपको मालूम है, हसीना वाजिद ने एक सिटिंग चीफ जस्टिस को हथकड़ी लगा के जेल में डाल दिया था। तो इस किस्म की जो एक ख्वाब है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का और आसिफ जरदारी साहब का और बिलावल साहब उस ख्वाब की ताबीर चाहते हैं कि जिसमें जुडिशरी जो है वो बिल्कुल हुकूमत के एक अलहदा डिपार्टमेंट की तरह हो। सो उसके ऊपर इस वक्त पूरी एफर्ट जारी है और यूँ लगता है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोकना है, और तमाम जो लेजिस्लेशन है, तमाम जो इस वक्त एफर्ट है, वो इस वक्त ये हो रही है कि अगले आने वाले चीफ जस्टिस को रोका जाए। और ये आज की तकरीर एक ग्रैंड स्कीम का हिस्सा थी जिसकी तरफ आपने इशारा किया। अच्छा फवाद साहब, ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम है, इसके बाद तो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। पिछले दिनों जस्टिस शाइख उस्मानी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि PTI को 39 के तनासुब से नशिस्तें मिलेंगी, और इसी तरह का कुछ चीफ जस्टिस का फैसला भी हमने देखा है, वो भी कुछ इसी तरह का था। तो यानी होगा वही जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है। लेकिन किरण, मसला ये है कि ये क्यों 39 या वो आपने ऐसी बनानी है। बट मसला ये नहीं है कि इन नशिस्तों से क्या फ़र्क पड़ जाता है। मसला इस वक्त जो हुकूमत का नंबर है ऐवान के अंदर, अगर रिजर्व सीट्स मिल जाएं PTI को, तो मुझे आप बताइए कि इससे हुकूमत को क्या फौरी ख़तरा लाहक हो जाता है। आंसर इज़ नो, कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि हुकूमत का नंबर अब भी ज़्यादा है। तो सवाल ये है कि आप हुकूमत को ज़्यादा सीटें क्यों चाहिए? हुकूमत को ज़्यादा नशिस्तें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो खदोखाल आपके सामने इरफान कादर साहब ने खसूसी तौर के ऊपर रखे हैं और एक इंटरव्यू में लॉ मिनिस्टर साहब ने भी रखे हैं, वो ये हैं कि वो अदालती हमारे निज़ाम को फंडामेंटली चेंज करना चाहते हैं, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी वो लाना चाहते हैं, जिसमें वो हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र पावर्स भी जो है वो लेना चाहते हैं, और जिसके अंदर वो मुद्दत मुलाजमत में इजाफा भी करना चाहते हैं ताकि फाइज साहब को 3 साल मुद्दत मुलाजमत दी जाए। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने का एक ख्वाब है हुकूमत का, सारा काम तो उसके लिए हो रहा है। ये ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जरूर मुझे बताइएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना है क्विकली फवाद साहब, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। फवाद चौधरी साहब साथ मौजूद हैं और ब्रेक से पहले आने वाले चीफ जस्टिस के हवाले से बात कर रहे थे कि हुकूमत कोई ख्वाब देख रही है उनके हवाले से, तो वो ख्वाब क्या फवाद साहब फिर आपको पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है जो हुकूमत देख रही है आपके मुताबिक? नहीं, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि देखिए, जुडिशरी ने अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़नी है और इस वक्त जो हालात हैं वो तो एक मजिस्ट्रेट से लेके तो सुप्रीम कोर्ट के जज तक वो ये समझता है कि उसने लाजमी तौर पे अपने इख्तियारात के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जो है वो एक फ़ाइट करनी है। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसे वक्त में जब मीडिया का पूरा इदारा लेट गया इस बर्बरियत और फस्तायत में, जब बार काउंसिल्स जो हैं ख़त्म हो गई, सिविल सोसाइटी ख़त्म हो गई, तो एक ही इदारा है जिसने अपनी एग्जिस्टेंस का एहसास दिलाया है, अपने होने का एहसास दिलाया है और जो अपने सर्वाइवल, अपनी शनाख्त के लिए, आइन के लिए लड़ा है, वो जुडिशरी है। फवाद साहब, एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट के हवाले से नक्शा खींच रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत जो है इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, 2 महीने ही है इसके पास। क्या सर सिर्फ एक चीफ जस्टिस की तब्दीली से सारा का सारा नक्शा ही जो इस वक्त सियासत का है वो तब्दील हो जाएगा? क्योंकि वजीर आजम साहब का भी तो स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त इदारे के साथ ताल्लुक है वो माजी में कभी भी नहीं था। देखिए किरण, अभी तक अनफॉर्चुनेटली तहरीके इंसाफ ने तो हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं दिया। ये तो हुकूमत ने अपने सारे चैलेंजेस खुद ही पैदा किए हैं। अगर आप सियासत में देखें तो पीटीआई की तरफ से तो कोई बड़ा हुकूमत को कोई चैलेंज तो नहीं दिया जा सका ना। 9 फरवरी को पूरा मैंडेट तब्दील कर दिया गया, फॉर्म 47 ला के पूरा इलेक्शन चुरा लिया गया। तहरीके इंसाफ ने कुछ नहीं किया, घर बैठे रहे। लियाकत चट्ठा जिन्होंने आके बयान दिया, इलेक्शन एक्सपोज किया, उसको आपने इतना तना छोड़ दिया, वो बेचारा घर पे ही उस वक्त से मिसिंग पर्सन ही बना हुआ है, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। कोई इफेक्टिव अपोजिशन जो है वो पीटीआई की उस लीडरशिप की तरफ से नजर नहीं आई। सो ये नहीं है कि कोई तहरीके इंसाफ ने कोई चैलेंज दिया हो हुकूमत को, ये तो हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी से एक देखा जाए तो अपने लिए इतना बड़ा गड़ा खोदा है कि अब उससे वो बाहर नहीं आ रहे और ये जुडिशरी का बहरान शुरू करके वो उस गड़े को एक्चुअली मजीद गहरा कर रहे हैं। सो पहली बात तो ये है कि अगर तहरीके इंसाफ की इस वक्त यहाँ पॉलिटिक्स होती और एक अलायंस जो है जमात इस्लामी के साथ, फजलुर रहमान साहब के साथ, जब पीर पगाड़ा के साथ बन चुका होता तो ये हुकूमत तो 1 महीना नहीं निकाल सकती थी। क्योंकि अगर आप जरा इमेजिन करें ना कि जो सवाबी का जलसा था, बड़ा जलसा था, बड़े लोग आए, लेकिन उसका इम्पैक्ट इस्लामाबाद पे क्या होना है। या जब मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईम और पीर पगाड़ा और असद कैसर और पीटीआई के लोग बैठ के ये कहेंगे कि हम डी चौक पे आ रहे हैं और आप अगर में रोक सकते हैं तो रोक लें, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या होना है। तो टोटल डिफरेंट सिनेरियो होना था। जमात इस्लामी ने भी आपके सामने कल धरना किया, वो 2 रुपए 32 पैसे बिजली की कीमत बढ़ा के उठ गए। तो अपोजिशन की जो एक आई वुड से कि जो डिसअरे में है, अपोजिशन इकट्ठा ना होने की वजह से हुकूमत को जो है अपोजिशन की तरफ से तो खतरा नहीं है, लेकिन जो जुडिशरी के साथ मामला है, जुडिशरी खड़ी हुई है और जुडिशरी के साथ जंगें जो हैं या जो आई वुड से कि अभी तक की जो बैटल्स हैं वो हुकूमत आसानी से जीत नहीं सकी। और मुझे ये भी तो देखें, रिकॉर्ड पर है ना, साफियों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि फुटेजेस दिखाएं और जो कसूरवार होगा उसे पार्टी से निकाल देंगे। तो जो फुटेजेस सामने हैं, यानी एक मिसाल दे देती हूँ आपको, हसन नियाजी, तो उनका क्या मुस्तकबिल है फिर पार्टी में, उनके लिए क्या है? फुटेज सबके सामने है कि अगर आप पिछले 2 हफ्ते के 3 हफ्ते के बयानात देखें तो उन्होंने तलखियां कम करने की कोशिश की है। उसमें उन्होंने कहा कि आप अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, हम अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर देते हैं, बातचीत करते हैं, आगे चलते हैं। ये बात ज़रूर है कि मैं ये समझता हूँ कि अकेली एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही ये होनी है। बातचीत तो होलिस्टिकली आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी करनी है और एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी करनी है। और 2 इशूज़ जिसके ऊपर पीटीआई ने कंसेशन देनी है, ये माफ़ी वगैरह तो एक तलखी का इजहार है ना, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। असल बात यह है कि पीटीआई ने ये यकीन दिलाना है एस्टैब्लिशमेंट को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि जो सलूक पीटीआई के साथ 2 सालों में रवा रखा गया है वो उनके साथ नहीं होगा 2 सालों में। और जो बर्बरियत और फस्तायत का निशाना साफ के कारकुनों को, लोगों को बनाया गया है, हम उसका बदला नहीं लेंगे। लेकिन फवाद साहब ये बताइए ना, हसन नियाजी जैसे लोगों का क्या मुस्तकबिल है पीटीआई में, जिनकी फुटेजेस हैं सबके सामने?
देखिए मेरे ख्याल में जिस तरह से शेख रशीद साहब ने कहा है, अब लोगों को 15-15, 16-16, 17-17 महीने हो गए हैं। अब तो जो है जो ही तलखियों में कमी आएगी आम माफी का ऐलान हो जाएगा। क्यों की बात है ना, अगर तलखियां नीचे आएंगी तो रास्ते खुल जाएंगे। सही। अच्छा फवाद साहब ये बताइए, केपीके ने 9 मई पर कमीशन के लिए पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखा, लेकिन अदालत ने जज देने से माजरत कर ली और कहा कि कमीशन के लिए खत अरसाल करने वाला फोरम मिजाज अथॉरिटी नहीं है। तो ये बात सूबाई हुकूमत को मालूम नहीं थी? देखिए जी, इंक्वायरीज ऑफ कमीशन एक्ट के तहत आई अंडरस्टैंड उन्होंने जो है वो जज मांगा है और पेशावर हाई कोर्ट जज दे देती। लेकिन ये मेरे ख्याल के अंदर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि हम एक कंट्रोवर्शियल मामले के अंदर जो है वो क्यों पड़े और हम इसकी तहकीकात जो है वो करें, और उसमें जो है वो फिर ज़ाहिर है एक फरीक ने कहना ये हो गया, दूसरे ने कहना ये हो गया, तो उन्होंने कहा हम इस कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इशू में जो है वो आके हम जो है इसकी लॉ से ज़्यादा आई वुड से कि इसका ताल्लुक जो है वो सियासत से है। और पेशावर हाई कोर्ट ने अपने आप को मुतनाज़े होने से बचाने के लिए जो है वो अपने आप को एक साइड के ऊपर किया है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो 9 मई के ऊपर माफ़ी या ये, इसका असल ताल्लुक बड़ी पॉलिटिक्स के साथ है और वो बड़ी पॉलिटिक्स के में भी बहुत टाइम नहीं रह गया। हमें एक फ़र्ज़ हमारा ये है कि हम कोशिश करें तलखियाँ कम हों और चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों। और तलखियों में मैंने आपको बताया कि एक तो ये शोर कराना पड़ेगा खान साहब को कि ये हम बदला नहीं लेंगे और आके ये मामला रहेगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है किरण, हमें हर सूरत में ये जो डिजिटल मीडिया के ऊपर लोग जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तान की फ़ौज को और अवाम को लड़ाना चाहते हैं, उनसे आपको फासला अख्तियार करना पड़ेगा। बहुत सारे जो पीटीआई के अकाउंट्स हैं, लोग हैं, वो उन ज़्यादतियों की वजह से उधर उनके साथ ऐसे लोगों के हाथों में खिलौना बन गए हैं जो असल में पाकिस्तान से अलहदगी पसंद अकाउंट चला रहे हैं। पीटीएम के एक एक्सट्रीमिस्ट तबका है, उसमें BLA के लोग हैं, TTP के लोग हैं, ये जो आदिल राजा, हैदर मेहदी टाइप लोग पैसे बना रहे हैं PTI के नाम के ऊपर, इन लोगों से तो देखें हमारा PTI का उनसे कोई ताल्लुक है ना उनका PTI से। फिर फवाद साहब, फिर शहजाद अकबर भी हैं, फिर शहबाज गिल भी हैं, उनके लिए फिर आप लोगों के पास क्या है? क्या उनसे भी बात कर रहे हैं? इस पर जरा मैंने बात कर दी है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। फवाद चौधरी साहब साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि बाहर बैठे हुए जो लोग हैं जिनका ताल्लुक नहीं है PTI से, लेकिन वो PTI के तशख़्ख़ुस को ख़राब कर रहे हैं वाया डिजिटल मीडिया, तो फिर बाहर तो शहजाद अकबर भी हैं, शहबाज गिल भी हैं, तो क्या उनको फिर जो आप बात कर रहे हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है या उनसे बात करने की कोशिश हो रही है? क्या हो रहा है? नहीं, देखो, शहबाज गिल है, शहजाद अकबर है, उसके बाद हमारे मोई पीरजादा और लोग हैं। देखें, ये नेशनलिस्ट लोग हैं, इनकी जो पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी है, इन्होंने बड़ा पहले काम भी किया हुआ है। हाँ, इनकी नाराज़गियाँ हैं, इनकी पर्सनल नाराज़गियाँ हैं जो मैं समझता हूँ कि इनको भी तलखियों में कमी लाने की ज़रूरत है। लेकिन असल बात ये जो लोग हैं ना, ये जो आदिल राजा, हैदर मेहदी, ये आपके हो गए, ये अहमद नूरानी, ये गिल गुराया वगैरह, वकास गुराया वगैरह, देखें इनका कोई ताल्लुक नहीं PTI से। ये तो लोग जो हैं इन्होंने तमाशा बना लिया है सिर्फ अपने YouTube व्यूज़ के लिए, और उनके लिए PTI के लोग जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। 2 दिन इमरान खान की तारीफ करते हैं और बाकी अपना क्रिटिसिज्म भी करते हैं, सब कुछ भी करते हैं, डॉलर भी बना रहे हैं। भाई इन लोगों का हमसे क्या ताल्लुक है? इसलिए मैं समझता हूँ कि PTI को लाजमी तौर के ऊपर जब भी मेरी खान साहब से मुलाकात होगी तो मेरा उनसे जरूर मेरी गुजारिश होगी कि ये जो अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ और हमारे जो जनरल्स और सिपाहियों के दरमियान और अवाम और हुकूमत के दरमियान एक तफरका डालने की कोशिश करते हैं, उनसे हरगिज़ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होना। अमेरिका में करारदाद कौन लाया सर? तस्वीर किसने लगाई? अमेरिका में करारदाद पाकिस्तान का डायस्पोरा लेके आया। देखिए ना, इशू ये है कि वो जो रेजोल्यूशन है अमेरिका की, उसके ऊपर तो हमें अमेरिका का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब भी अमेरिका के अवाम पाकिस्तान के अवाम के राइट्स के लिए बात करे, डेमोक्रेसी के लिए बात करे, पाकिस्तान के अवाम की राइट ऑफ लाइफ के लिए बात करें, तो जाहिर है कि पाकिस्तान के लोगों को उनका शुक्रिया अदा करना है। एक यूनिवर्सल राइट्स हैं, वो कहते हैं ना, थ्रेट टू फ्रीडम एनीवेयर इज थ्रेट टू फ्रीडम एवरीवेयर। सो अमेरिका ने करे, यूरोपीय यूनियन करे, जैसे हम
अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए खड़े होते हैं, हम कश्मीरी भाइयों के लिए खड़े होते हैं। हम अभी बांग्लादेश में हमने कंसर्न का इजहार किया, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं, उनके लिए खड़ा होना तो हर इंसान का फ़र्ज़ है। अच्छा, अब फवाद साहब, आज उमर अयूब साहब ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से और चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के हवाले से कुछ बात की है, वो जरा सुनिए फिर कमेंट कीजिएगा इस पे। फवाद साहब। बिल्कुल, मेरा ख्याल है उमर अयूब ने बात सही की है। और जो चीफ जस्टिस का, तो मैंने आपके इब्तदाई में ही कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है एमिंग फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन की, और बदकिस्मती की बात यह है कि फ़ाइज़ ईसा साहब ने कभी अभी तक अपनी पोजीशन वाज़े नहीं की, और बिल्कुल चीफ जस्टिस को इनकार कर देना चाहिए, क्योंकि हालात ही ऐसे नहीं है। वजीर कानून तो बता चुके हैं ना कि चीफ जस्टिस एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। मेरे कानून तो चीफ जस्टिस नहीं है ना। चलिए फवाद साहब, आने वाली एक्सटेंशंस के हवाले से तो आपकी ये राय है ना, लेकिन पिछली एक्सटेंशन के हवाले से जिसमें आप लोग खुद बड़ा वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं कि आपने ऑफर की थी 6 महीने की एक्सटेंशन की जनरल बाजवा को। दूसरी तरफ वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो कहते हैं कि एक्सटेंशन के मामले पर ऐवान सदर में जनरल बाजवा के पाँव पकड़े गए थे। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था? देखिए, पहली बात तो यह है कि ख्वाजा आसिफ, अब पहले तो अगर मैं तो वैसे मशवरा दूंगा उन्हें कि वो अब रिटायर हो जाएं, क्योंकि जिस किस्म के बयानात वो देते हैं, रोज़ाना वो कोई ना कोई बात करते हैं, उसके बाद उनका अपना ही मजाक उड़ता है और वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कह जाते हैं। सो मेरा तो सिंसियर मशवरा है ख्वाजा आसिफ साहब, तो एक तो नून एवरेज एज ही जो है वो मेरा ख्याल है इस वक्त 76 साल है, उससे कम का तो कोई बंदा ही नहीं है। नहीं, एक्सटेंशन क्यों नहीं हुई? जब ऑफर कर दी थी आपने और जनरल बाजवा साहब भी लेना चाहते थे, तो फिर क्या हुआ, क्यों नहीं हुई? ये तो मतलब जाहिर है कि जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो आपको ज़्यादा तफसील से उस वक़्त के सिनेरियो बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं हुई और कैसे नहीं हुई। लेकिन बहरहाल वो नहीं हो सकी। हमने जो एफर्ट की थी कि इलेक्शन जो हैं वो हो सकें और एक आर्जी एक्सटेंशन जो है वो तो वो नहीं, वो बेल मुंडे नहीं चढ़ी और इलेक्शन नहीं हुई। नहीं फवाद साहब, आपके इल्म में तो होगा ना ये बेल मुंडे क्यों नहीं चढ़ी? बस उसकी कई फैक्टर्स हैं, कई चीज़ें हैं, जो है वो बात जो है वो नहीं हो सकी। अदरवाइज़ अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान भी एक हमारा जो बातचीत जब हो रही थी पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ, तो एक इलेक्शन की तारीख के ऊपर हमारी हो गई थी बात, और नून लीग और पीपल्स पार्टी जो थे वो तरीके इंसाफ के साथ आ गए थे कि 30 जुलाई को असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ दी जाएंगी, और वो कह रहे थे कि 16 सितंबर जो बंदयाल साहब की रिटायरमेंट थी उसके 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद इलेक्शन करवा लें। लेकिन उसके ऊपर समहाउ हमारी पार्टी ने, खान साहब ने उसको वीटो कर दिया। हालांकि मुझे समझ नहीं आई अभी तक वैसे कि हमने वो वीटो क्यों किया था, क्योंकि मेरे ख्याल के अंदर पार्टीज़ के दरमियान जब कंसेंसस हो गया था और हमने फैसला कर लिया था कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर तीनों पार्टीज़ की तरफ से, नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की तरफ से एक मुश्तरका अनप्रेडिक्टेबल ही रहे इमरान खान साहब। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, अहम गुफ्तगू हो रही थी, सीनियर सियासतदान है, अहम गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करेंगे पिछले हफ्ते जमात इस्लामी का जिस तरह से धरने का आगाज़ हुआ था और जिस तरह से अमीर कह रहे थे कि अब धरना जब तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक मुतालिबात बाकायदा तौर पर उसका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, और नोटिफिकेशन पर भी यकीन दहानी होगी कि नोटिफिकेशन के बाद उसको तब्दील ना कर दिया जाए। लेकिन इवेंचुअली हो ये रहा है कि धरना भी ख़त्म हो रहा है, बगैर किसी अमल दरामद के धरना ख़त्म हो रहा है। तो क्या ऐसे मामला तय पाएँ? लियाकत बलोच साहब, क्योंकि उस कमेटी का हिस्सा थे जमात इस्लामी की तरफ से, जो कि मुज़ाकरात कर रही थी हुकूमती कमेटी से, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, नाइब अमीर हैं जमात इस्लामी के। बहुत शुक्रिया आपका। सर, क्या हुआ ये बात तो आप लोग कुछ और कर रहे थे, लेकिन क्या वजह बनी कि जो वादे या दावे आप लोगों की तरफ से किए जा रहे थे, जो मुतालिबात आप लोगों की तरफ से हो रहे थे, उस पर अमल दरामद के बगैर ही आप लोग मान गए? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एहतजाज करना, धरना देना, आवाज उठाना, आवाम के जज्बात का तर्जुमान बनना, ये हमारा एक कौमी, सियासी, दीनी हक था और फर्ज था, वो हमने अदा किया है। और उसके बाद फिर हुकूमत ने हमारे मुतालबात पर मुज़ाकरात का इंदिया दिया, हमने मुज़ाकरात किए हैं और उनके साथ बातचीत की है, और उनके 5 वज़रा की कमेटी में 5 राउंड हमारे साथ किए हैं। और इसके अलावा तो कोई और रास्ता नहीं होता कि जब आप एक इशूज़ को उजागर करते हैं तो उस पर अगर कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो मुज़ाकरात करें,
और फिर कोई अगर चीज़ों पर अमल दरामद के लिए एक माहिदा तश्कील पाता है तो फिर उस माहिदे को करने का भी एक हक होता है। अब असल सवाल ये होगा कि जो चीज़ें तय पा गई हैं उस पर अमल दरामद कैसे होगा और हुकूमत उसमें कितनी संजीदगी और कितनी दयानतदारी से काम करती है। बिलाशुबा हुकूमतों का पस मंजर जो है कि बहुत शकूक व शुबात से भरा हुआ है, लेकिन जमात इस्लामी ने एक धरना मौखर किया है, उसको खत्म नहीं किया। अच्छा। आज भी हमारा जलसा है और आज भी हाफिज नईम और रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और जलसे में भी लाए अमल करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम बिल्कुल अवाम को मुतारिफ बेदार रख के और इस मायदे पर अमल दरामद के लिए हर कोशिश और हर सूरत। यानी आज आप जलसे के बाद उठ जाएंगे और फिर उसके बाद 40 दिन बाद अगर अमल दरामद नहीं होता आपके मुतालिबात पर तो 40 दिन बाद फिर वापस आएंगे? नहीं, अभी तो देखो ना, 45 दिन हमने घर नहीं बैठना। 11 तारीख को लाहौर में धरना और जलसा आम है, फिर 12 तारीख को पेशावर में जलसा आम है, फिर 16 अगस्त को मुल्तान में। इसी तरीके से अगले मराहल भी सब तय होते रहेंगे और अगर फिर इस मरहले की जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम वापस आएंगे। मोमिन का तो काम ही है झपटना पलटना, पलट के झपटना। और जब अवाम बेदार हुए हैं, अवाम को अपने हकूक के हसूल के लिए एक नया शऊर और नई लहर पैदा हुई है, इंशाल्लाह इसको हम कायम रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। लियाकत साहब, इसी नारे के साथ तो आपने अवाम को बेदार रखा। आप लोग कह रहे थे कि बगैर यकीन दहानी लिए, बगैर अमल दरामद करवाए वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमसे पहले भी लोगों को साइन करके जो है वो भेजा गया है। लेकिन आप लोग तो बगैर किसी साइन के ही चले जा रहे हैं सर। देखिए, हमें नहीं मालूम कि अभी पहले कौन से धरनों में किसने क्या मायदे और क्या कागज दिए। हमने तो मायदा किया और इसके लिए पूरी कौम को मुतहर्रिक किया है। मीडिया और सोशल मीडिया ने हमारा एक भरपूर साथ दिया है और फिर ये जो हमारा मायदा है या तहरीर है, यकीनी तौर पर ये कागज पे लिखी गई है और एक कागज का पुर्जा है, लेकिन इसकी तो पूरी एक रूह मौजूद है कि भाई तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह पर जो टैक्सों का बोझ है वो किस तरह कम करने के मराइल हैं, बिजली को सस्ता करने के क्या मराइल हैं। आप देखें, IPPs का एक ऐसा इशू था, कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं होता था। जमात ने इसको बिल्कुल उजागर किया है। आज ज़बान ज़द-ए-आम है, जागीरदार और बड़े लैंड होल्डिंग जो हैं उन पर तो कोई टैक्स लगाने की हिम्मत, जुर्रत और बात ही नहीं करता था। पहली मरतबा इस सिलसिले में बिल्कुल एक वाज़ेह लाएअमल तय हुआ है। इसी तरह जो दीगर इश्यूज हैं उस पर एक हमने लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ किया है। अब सवाल तो यही है कि अमल दरामद कैसे होता है और हुकूमत की अपनी पूरी सियासत तौर पर लगी हुई है। वो अमल करेंगे तो उनके लिए कोई ना कोई बचाव होगा, नहीं करेंगे और रुसवा होंगे और अवाम के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। और इस वक्त तो पूरी दुनिया में बेदारी की एक नई लहर है और उससे भी ये फिर नहीं बच सकेंगे। एक तो ये होता है ना कि ये बहुत एक लोग चीजों को सादा से लेते हैं। जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है इस वक्त, पूरी जो सियासत है, हुकूमत है, रियासती निज़ाम है उस पर, और जब इन हालात के अंदर जमात इस्लामी अवामी मसाइल और मुतालबात पर आवाज उठा रही है, धरना दे रही है और मालूम है कि भी ये अवाम के हकीकी मसाइल हैं, और जब लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया कि ये जमात इस्लामी का जाती या पार्टी एजेंडा नहीं है, ये अवाम के मसाइल की तर्जमानी है, तो उसके लिए हुकूमत को भी और जिन जिन के पास अख्तियार या मौके होते हैं वो हर सूरत में राब्ते करते हैं जी। लेकिन जमात इस्लामी का तो पूरा निज़ाम एक शुराइयत का निज़ाम है, बाम मशावरत का निज़ाम है। चलना तो ओपन भी सारे कह रहे थे हुकूमत भी वज़रा भी के ख़त्म करें, लेकिन हमने अपनी हिकमत अमली के मुताबिक चलाया और जिस मरहले पर ज़रूरत थी कि भी अगर माहदे में संजीदगी से कोई चीजें तय पाती हैं तो उस वक्त इस धरने को मौखर करने का ऐलान किया। और सर, इस्लामाबाद ना जाने की क्या वजह बनी?
तो इस्लामाबाद भी आए थे भी 26 नंबर पे 26 तारीख को जलसा हुआ था। उसके बाद पूरे इस्लामाबाद और 0 पॉइंट तक, फिर उसके बाद वहाँ जलसा किया। उसके बाद फिर मरी रोड पर हमने धरना दिया। अगर ये हमारे पेश नज़र होता कि भी ये 1 डे प्रोग्राम है तो डी चौक पे जाने से हमें कौन रोक सकता था। लेकिन एक दिन की झड़प होती, सुर्खियां लगती, चीखती, झंगाड़ थी, बातें होती और जेलों में जाते, फिर रिहा हो जाते और मसला और इशू अपनी जगह धरे का धरा रह जाता। जी हमने महज एक दंगा फसाद और झगड़े को तरजीह नहीं दी। हमारे पेश नजर था कि भी जो अवाम के मसाइल हैं उन्हें उजागर करना चाहिए। और ये 14 दिन जो धरना हुआ है और मीडिया ने पूरी कौम को बेदार और आगाह किया है, ये पाकिस्तान की सियासी, जमहूरी और मज़ामती जद्दोजहद का एक अच्छे बाब का इजाफा है। सर, यहाँ तो आपका ये 7-8 दिनों में ही मामला निपट गया ना, लेकिन 2022 में आपने 29 दिन का धरना भी दिया है, जहाँ पर सिंध हुकूमत से यानी पीपल्स पार्टी से आपका मुआहदा हुआ था। सेहत तालीम से मुतालिक इख्तियाराती जो बिल बल्दियाती हुकूमतों को वापस करने का मुतालबा भी आप लोगों का था, इस पर भी मुआहदा हुआ था, लेकिन अमल दरामद तो उस पर भी नहीं हुआ। अब इस बार भी अगर ऐसे ही कुछ होता है देन गुजारिश ये है, मैंने पहले भी कहा कि भी हुकूमतों से ये हर तरह की उम्मीद और तवक्को बांध लेना कि वो बड़े ही नेक नियत हो गए हैं, उनके तमाम अमाल ठीक हो गए हैं और वो हर चीज पर अमल करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो ये तो ऐसा सोचने वालों को खुद अपनी सोच पे गौर करना चाहिए। सियासी जमहूरी कुव्वतों के पास ये रास्ता नहीं होता कि वो बंदूक उठाएं, वो वायलेंस करें, वो हंगामे करें या तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करें। सियासी और जमहूरी जद्दोजहद में आवाज़ बुलंद करना, एहतजाज करना, अवाम के जज्बात की तर्जमानी करना और उसमें अगर कोई इम्कानात और पेशरफ्त पैदा होती है तो उसका पूरी नेक नियती से हिफाजत और उसकी पासदारी करना, ये एक सियासी जमात की और जमात इस्लामी जैसी पार्टी की जिम्मेदारी है। सर, ये फरमाइए, इस मुआहदे से जीत हुई है आपकी? जमात इस्लामी समझती है ऐसा? जी, हमने सारी चीजों पर जो है कि हाफिज नईम उर रहमान साहब ने कल भी जमात के मरकजी मजलिस आमला जो शूरा के बाद दूसरा बहुत अहम तरीन अदारा है, उनमें सारी बहसें की थी। हर एक का नुक्ता नजर अपना होता है, लेकिन इत्तफाक किसी चीज पे था कि भी हमें पुरतशद्दुद रास्ता नहीं करना जमात के तरफ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लियाकत बलोच साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। क्यों धरना खत्म किया है जमात इस्लामी ने, उस पर बात कर रहे थे। वक्त भी खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नाजरीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।